इंडियन शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है और ये जो वार्निंग सिग्नल हैं ये अभी टैरिफ लगने के पहले के हैं। टैरिफ लगने के बाद ये जो सिग्नल्स हैं ये और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। सो अगर आप शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, सो ये वीडियो आपके लिए है। यहां पे मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल बताऊंगा कि शेयर बाजार में चल क्या रहा है, पोर्टफोलियो को कैसे रीशफल करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बना पाओ। सिर्फ एसआईपी करते चलोगे तो हो सकता है एवरेज रिटर्न से भी कई बार कम रिटर्न आपको देखने को मिले। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल, माइक्रो डेटा एनालिसिस चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए फ्री है, इससे मेरी काफी हेल्प होती है। सबसे पहली दिक्कत है आरबीआई के रेट कट से। जैसे ही आरबीआई रेट कट करती है यहां पे होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब लिक्विडिटी बाजार के अंदर आता है, बाजार के अंदर और ज्यादा डिमांड जनरेट होती है, नई फैक्ट्रियां खुलती हैं। लेकिन इस बार ये चीज होते हुए नहीं दिख रही और ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। इस समय पे जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो प्री कोविड लेवल पे जा चुकी है, मतलब 2019 वाले लेवल पे इस समय पे आपको मार्केट के अंदर डिमांड दिख रही है। मतलब डिमांड में ग्रोथ नहीं हो रहा, जो डिमांड है वो डी ग्रो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा और हमारा देश ग्रो नहीं करेगा तो स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं कर सकती। ये प्रूवन फैक्ट है। किसी भी आप इकोनॉमी को उठा करके देख लो, चाहे यूके की हो, चाहे चाइना की हो, इवन चाहे जापान की हो, वहां के शेयर बाजार ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। अब हाई फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है? सबसे पहले समझो, जब जीडीपी के नंबर आते हैं वो ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने के बाद आते हैं। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना बिका, कितना नहीं बिका, डिमांड कितनी है, ये सारा डेटा कलेक्ट करने में और एक्यूमुलेट करके इसके नंबर निकालने में टाइम लगता है। सो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हमें ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे जीडीपी के नंबर हैं वो कैसे आ सकते हैं, और ये जो डेटा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है और इंडियन इकोनॉमी में कैसे स्लो ग्रोथ हो रही है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा अभी तक ये बताता था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ डबल डिजिट में होती थी। मतलब अगर क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो भाई वो 12% से हो रही है, लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं। इस समय पे हमारा जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो 9% पे जा चुका है और कुछ टाइम पहले तक वो 16% पे हुआ करता था। तो जो क्रेडिट ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट कट होने के बावजूद लोग इस समय पे लोन लेना प्रेफर नहीं कर रहे, और लोन लेना प्रेफर करेंगे कैसे? लोगों के पास पैसा ही नहीं है। और ये चीज और ज्यादा बुरी हो जाती है जब हम जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि 11% से जो हमारी जीएसटी थी वो ग्रो कर रही थी और इस समय पे जो जीएसटी ग्रोथ है वो 6.2% पे आ चुकी है। मतलब जीएसटी कलेक्शन के अंदर भी एक मेजर गिरावट हुई है, इतना ज्यादा जीएसटी लगने के बावजूद। ये तो हो गया हमारी डोमेस्टिक मार्केट की बात, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं वहां पर भी हमारी पिटाई ज्यादा हो रही है। अभी तक हम डबल डिजिट के अंदर एक्सपोर्ट किया करते थे, इस बार 6% पे आके रुक चुके हैं। मतलब सिंगल डिजिट में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और अभी तक टैरिफ लगा नहीं है। टैरिफ लगने के बाद ये जो एक्सपोर्ट वाले नंबर हैं ये एक्चुअली और भी ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि हम मेजर एक्सपोर्ट यूएस को करते थे और यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करना हमारा मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये चीज समझो, एक्सपोर्ट हमारे ऑलरेडी कम हो चुके हैं, मतलब अब इंपोर्ट हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं क्योंकि वो चाइना के साथ बढ़ रहे हैं। अभी तक अगर आपके मन में एक पॉइंट भी दिक्कत आ रही है ना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो कितना मेजर इंपैक्ट होगा वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। इससे अगली चीज और ज्यादा खतरनाक है, 12 महीने का जब हम एवरेज निकालते हैं कि भाई 12 महीने में कई बार मार्केट ऐसे जाके ऐसे भी होती है ना, 12 महीने में हर महीना अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, तो 12 महीने में कंसिस्टेंट डाउन साइड आपको दिख रहा है। मतलब जो मार्केट है हमारी वो नीचे गिर रही है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं है, वो डाउन साइड में जा चुकी है। इसका एक और एग्जांपल बहुत प्यारा दिया हुआ है पैसेंजर व्हीकल का। जो लास्ट ईयर का पैसेंजर व्हीकल था वो 7% के आसपास था, आज की डेट के अंदर 2% के आसपास है, और टॉप सिटीज के अंदर 28% के आसपास था, जो कि आज की डेट के अंदर 4% के आसपास है। मतलब महिंद्रा गाड़ी नहीं बेच पा रहा, टाटा गाड़ी नहीं बेच पा रहा, खरीदने वाले नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे। अब जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा कैसे जब लोगों के पास डिमांड नहीं है? और ग्रोथ क्यों नहीं है अब बताता हूं। क्योंकि ग्रोथ इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि जो बीएससी 500 की कंपनीज है, जो कि इंडिया की टॉप 500 कंपनीज हैं, वो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 12% से अपने वेजेस बढ़ाती थी, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट करती थी, कभी कम कभी ज्यादा, तो एवरेज 12% था। इस समय पे वो 6% पे आके रुक चुका है। अब ये सोचो, जो टीसीएस में पहले 3% के इंक्रीमेंट थे, हो सकता है इस साल उनको 1-1.5% का इंक्रीमेंट मिला, और नीचे वाली कंपनी जो ज्यादा करती थी वो भी कम अब इंक्रीमेंट करने वाली हैं। मतलब पैसा नहीं बढ़ रहा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो जीएसटी कलेक्शन नहीं आएगा, जीएसटी कलेक्शन नहीं आएगा,
सो हमारा देश ग्रो करेगा कैसे? और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी बता दूं मैं, जो कंजम्पशन की डिमांड है जो अभी तक 21% से चल रही थी, बिकॉज हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, हर इंसान आपको ये बता रहा है, वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी अब 10% पे आ चुकी है। मतलब 11% डाउन हम ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब इस हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को अगर आप ध्यान से गौर से पढ़ोगे तो 2019 वाला डेटा ये आपको दिखेगा। मतलब लास्ट 5 साल के अंदर जो भी ग्रोथ आपने दिखाई थी वो सारी मिट्टी में जा चुकी है। मतलब ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है। अब आप ये सोच सकते हो कि जीडीपी का नंबर हो सकता है अच्छा है। देखो, जीडीपी का नंबर हो सकता है थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हो जाए, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी डेटा मतलब आपको इंडस्ट्री की कोर बताई जा रही है कि भाई यहां पे दिक्कत है। अब जीडीपी ओवरऑल कवर करती है, ठीक है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि भाई डेटा सही आएगा नहीं आएगा, बट जो ऑन ग्राउंड चीज है वो अच्छी नहीं लग रही। सेकेंड चीज, अब कैसे इस चीज से बचना है लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे पहली चीज, अगर हमारे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा नहीं अच्छे आ रहे और बाय चांस इस बार रियल जीडीपी डेटा हमें मिल जाता है, सही से मिल जाता है, उसमें डिक्लाइन आता है, मतलब बाजार में अगेन एक करेक्शन आएगा। और ये जो बाजार है फिर आप कह सकते हो कि एक बबल में है। क्यों? और बबल कम फॉर्म होता है बाजार के अंदर जब रेवेन्यूज नहीं है, डिमांड नहीं है और बाजार की वैल्यूएशन काफी हाई है, और उस समय पे ये बबल हो सकता है फट जाए। तो क्या इसमें डरने की बात है? सच बता रहा हूं मैं, ये चीज आप ध्यान से सुनोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। डरने की बात नहीं है। हर चीज से डरना या खुश होना नहीं होता। ये एक कॉशियस अप्रोच होती है जो आपको अपनानी चाहिए। कॉशियस अप्रोच क्या कहती है? जहां पर भी वैल्यूएशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वैल्यूएशन का मतलब है कि 1 रुपए की चीज आपने 30 रुपए में खरीदी हुई है, वो बेचो और एक सेफ एसेट के साइड मूव करना चाहिए। और ये एक कॉशियस अप्रोच होती है। इंडिया को लेकर के मेरे हिसाब से कॉशियस अप्रोच लेने में कोई गलत बात नहीं है। आप बोल सकते हो मैं 20 साल का इन्वेस्टर हूं, 20 साल में क्या होगा, 20 साल में तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। ट्रू, 20 साल में ये सारी चीजें हो सकता है चली जाए, और हो सकता है 20 साल में ये चीजें ना जाएं। नो वन नोज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप आज भी खरीदते रहोगे और बाजार गिरता रहा, यहां से 30% बाजार गिर जाता है, तो आप 30% डाउन पैसा नहीं डाल पाओगे। समझ रहे हो? 30% डाउन डालोगे और जब बाजार रिकवर करेगा, क्योंकि इकोनॉमी वापस ऑन ट्रैक आएगी आज नहीं तो कल, तब आपके पास पैसा नहीं होगा डालने के लिए, और तब वो जो लोग होंगे जो नीचे पैसा डालेंगे ना, वो ज्यादा रिटर्न बना पाएंगे। आप बोल सकते हो कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मैं टाइम करने की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर हम 10 रुपए डालते हैं हाई रिस्क वाले एसेट में, इस समय पे 3 से 4 रुपए डालना सेंस बना रहा है। 6 रुपए हो सकता है हम उठा करके साइड रखें कि भाई अगर बाजार गिरता है तो हम आकर के इन्वेस्ट करें। क्यों? टाइम नहीं कर रहे हम यहां पे कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। कॉशियस रहना हमेशा अच्छा होता है। पैसा कमाना ज्यादा पसंद करोगे, पैसा खोना या फिर पैसे में थोड़ा बहुत कम ग्रोथ पाना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। लोग बोलेंगे मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टेड हूं, ये हो गया था वो हो गया था। बात सही है। स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होता है? जब उसे मार्केट के अंदर इंडिकेशंस मिले और वो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल ले। तो सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप में आपका बहुत सारा पैसा है तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपका पैसा ऐसी जगहों पे है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, वहां से निकल करके आपको थोड़े सेफ एसेट्स के अंदर जाना चाहिए जो कि थोड़ा कम गिर रहा है। 70% आपका पैसा बाजार में हर सिचुएशन में लगा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कोई टाइम नहीं कर सकता, लेकिन 30% आपको एक सेफ्टी नेट देता है जो कि आपको अपने पैसे को रोटेट करने में, ग्रो करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो टैरिफ वाली सिचुएशन है, ये इस ग्रोथ को जो इस समय पे ऑलरेडी डाउन है और ज़्यादा हैम्पर करेगी अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि एक्सपोर्ट्स और भी ज़्यादा हमारे कम होते हुए दिखेंगे। तो ये जो सिचुएशन डाउन साइड जा चुकी है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी अगर हमारी ट्रेड डील नहीं होती। इस समय पे मोदी जी की एक बहुत तगड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई 4 कॉल नहीं उठाए हैं ट्रंप के। इट्स फाइन, आपने 4 कॉल नहीं उठाए, लेकिन हम डील नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत है। अगर आप कॉल नहीं उठाए तो उनके घर जाओ, वॉशिंगटन जाओ, वहां जाकर के बात करो, एक डील लेकर के आओ। जरूरी है हमारे लिए डील। इस समय पर अगर हम डील नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी वैसे ही नीचे जा रही है। और ये 2 सुपर पावर के बीच में लड़ाई है। ये मत सोचो इंडिया यहां पे इन्वॉल्व है। इंडिया इस साइड जाता है, मतलब यूएस की साइड या फिर चाइना की साइड। इंडिया डायरेक्टली एक पेंडुलम है जो इस साइड घूम रहा है। यूएस का अपना, इंडिया का अपना कोई स्टांस नहीं है। इंडिया ने बोला यूएस के आगे नहीं झुकेंगे तो चाइना के क्लोज चले गए। अब चाइना के क्लोज नहीं जाएंगे तो यूएस के क्लोज चले गए। फिर यूएस से दिक्कत आई तो चाइना के क्लोज चले गए। एक ऐसे सिचुएशन मानो कि भाई यूएस और चाइना मिल गए एक समय पे, इंडिया जाएगा कहां? इंपोर्ट वो चाइना से कर रहा है, एक्सपोर्ट वो यूएस को कर रहा है, और ये दोनों अगर मिल गए आपस में, सो इंडिया के क्या हाल होंगे?
ठीक है, सिर्फ ये वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी प्रोडक्शन सेटअप नहीं कर सकते थे आज तक हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करी उसकी सिचुएशन, और उस वजह से आज हम फंसे हुए हैं। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रही है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ये हमें बता रहा है। रियल टाइम में जो नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, वो तो जब नंबर आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन आज की डेट में टैरिफ लगने के बाद ये सारी चीजें डाल दी जाएगी कि टैरिफ लगने के बाद जीडीपी के नंबर हमारे घट गए हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूं, ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं ना, ये टैरिफ लगने से पहले के हैं। तो जब आपको ये चीज बताई जाए ना न्यूज में चीख चीख करके कि जीडीपी गिरी क्योंकि यूएस था, नहीं, जीडीपी गिरी क्योंकि हमारे देश में ग्रोथ खत्म हो रही है, धीरे धीरे करके कम हो रही है। अब एक और चीज इसके ऊपर आपका मेजर ध्यान होना चाहिए, वो है जर्मनी। जर्मनी आकर के इस समय पे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि जो यूएस है वो इंडिया को बुली करने की कोशिश कर रहा है, और जो इंडिया है वो बुली नहीं हो रहा, वो आकर के अपना स्टांस दे रहा है, जिसके अंदर जर्मनी मतलब यूरोप का एक हिस्सा हमें सपोर्ट कर रहा है। अभी तक एक चीज होता था कि यूरोप भाई ग्रोन देश है, डेवलप्ड देश है, एशियाई देश, लेकिन इस समय पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यूएस के अगेंस्ट अब धीरे धीरे सिचुएशन खराब होती जा रही है, और ये सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि जो यूरोप के देश हैं उनको भी जो ट्रंप है वो बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हो सकता है यहाँ से ये जो इंडिया का स्टांस है वो अच्छा दिख रहा हो आपको कि अब ग्रो करेंगे हम, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी हम फुल फ्लेजेड फाइट के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी डिपेंडेंसी आज भी यूएस और चाइना के ऊपर उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। हमें अभी भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन जर्मनी हमारे सपोर्ट में आया है, ये अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी गलत बात नहीं है। ये हमें ज़रूर अपने नोट में रखना चाहिए कि यूरोप के देश अब हम पे नज़र टिका के बैठे हुए हैं कि हम नहीं झुके हैं। हम हमेशा कहते हैं हम अपने फार्मर का सपोर्ट करेंगे यूएस के साथ, बिल्कुल हम अपने फार्मर्स का सपोर्ट करेंगे, हम उनके बगल खड़े रहेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी देश फार्मर्स के दम पे बहुत बड़ा नहीं बन सकता। ये हार्श है, ये बुरा लगने वाली चीज़ है, बट ये सच है। अगर आप देखोगे जो चाइना है उसके अंदर जो फार्मिंग है उसकी इंडस्ट्री छोटी हो चुकी है, नहीं तो जो फार्मिंग है उसकी इंडस्ट्री को इस हिसाब से डेवलप कर दिया गया है कि ऑटोमेशन आ चुका है, और इंडिया के फार्मर्स अभी भी कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। क्यों? अगर हमारा मौसम सही नहीं होता तो फार्मिंग खराब हो जाती है, अगर हमारे पास कोई दिक्कत आती है, बाढ़ आ जाती है या धूप ज़्यादा हो जाता है तो ये जो खेती होती है वो सूख जाती है, बाढ़ में बह जाती है। सो जो ऑटोमेशन है वो इंडियन फार्मर्स के पास नहीं है। तो हम प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं उनको, लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए भी सोचे ताकि उनकी जो फसल है वो और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करे और वो एक्चुअल में पैसा बना पाए इंडिया में बैठ करके।